फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी देखने वाले हैं। तो देखिए, पादप समूह एक होता है, प्लांट किंगडम अलग होता है और एनिमल किंगडम अलग होता है। अगर एनिमल किंगडम का आप लोग का 11 समूह में बांटा गया है, जैसे पहला है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, जिसमें कि द्विस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है, किसमें सिलोम होता है, किसमें सिलोम नहीं होता है। तो इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि एक बार आपको पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है कि किसमें द्विस्तरीय होगा, किसमें त्रिस्तरीय होगा, किसमें उत्तक स्तर होता है, किसमें सेल स्तर होता है, किसमें आर्गन स्तर होता है, किसमें सिलोम होता है, किसमें सिलोम नहीं होता है, किसमें वास्तविक गुहा होती है। तो इन सारे अगर आपको इस तरह से पढ़ना है जो कि आपको एक बार में याद हो जाए, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप समूह। और पादप समूह में देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम क्या होता है। तो प्लांट को कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहले प्लांट को भागा गया है 2 भागों में, एक होता है क्रिप्टोगैमी और एक होता है फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी जिसमें ना तो फूल होगा ना तो पुष्प होगा, कुछ नहीं होता है। और फिनेरोगैमी में फूल, पुष्प, बीज सब होता है। फिर जो क्रिप्टोगैमी होता है अपुष्पोद्भित्ति होता है, इसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। फिर थैलोफाइटा को 3 समूह में बांटा, जैसे कि शैवाल हो गया, काई हो गया, कवक हो गया और जीवाणु हो गया, इसमें बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो फिनोरोगैमी है, पुष्पोद्भिद है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आप लोग का मोनोकॉट, डाइकॉट, यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो आज तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो इस बुक में जिस तरह से बांटा गया है। लेकिन जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हो गई 1 शॉट, जो इसका शॉर्ट नोट्स होगा, उस वीडियो में मैं जिस तरह से आप लोग को बताई उस तरह से फ्लो चार्ट बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप लोग को रिविजन करने में आसान हो जाए। और आज हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल से देखिए। एक तो ये होता है कि आप उसको एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए, और फिर दूसरा जब आप उसको दूसरा बार पढ़ने जाएं तो आपको ऐसा होना चाहिए कि उसको कम टाइम में ही रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि आपको बस एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसलिए एक बार उसको बिल्कुल डिटेल से पढ़िए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए। तो मैं वो खुद आप लोग को करके दूंगी, जो कि एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स मैं खुद जैसे कि आप लोग को प्लांट टिश्यू का मैंने बना दिया है और उसको अपलोड कर दिया। तो आप जाके टेलीग्राम से भी उसको डाउनलोड करते हैं, जेलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, या उसकी वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो उससे वीडियो को देख के खुद आपसे अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हिटलर ने पौधों के वर्गीकरण फूलों के आधार पर किया। इन्होंने पौधों को 5 वर्गों में बांटा। तो पहला आधार क्या था, यहाँ पे जो पहला हिटलर का किस पे किए थे, फूलों पे किए थे, यानी फूल के आधार पर, यानी किसमें फूल है किसमें फूल नहीं है। तो प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक है क्रिप्टोगैमी और एक है फिनेरोगैमी, यानी अपुष्पोद्भिद पौधा और पुष्पोद पौधा। उसके बाद क्रिप्टोगैमी को लक्षण के आधार पर पुनः 3 वर्गों में बांटा गया, यानी इसको फिर जैसे कि आप लोग को बताया कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो पूछा जाए कि सबसे पहले किसके आधार पर बांटा गया था, तो पुष्प के आधार पर। दूसरी बार किसके आधार पर क्रिप्टोगैमी को बांटा गया, तो उसके वर्ग में यानी लक्षणों के आधार पे। अब हम लोग एक एक, जैसे थैलोफाइटा में ना तो जड़ होगा, ना तो तना होगा, ना तो पत्तियां होगा। आप देख के नहीं पहचान सकते कि ये क्या है, कहाँ इसका पत्ती है, कहाँ पे इसका तना है, कहाँ पे इसका जड़ है। जैसे कि इसके अंदर आप लोग का काई आ जाता है, शैवाल, फंगिस, जीवाणु आ जाते हैं। तो देखिए, इस वर्ग में शामिल पौधे में जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजन नहीं होता है। पहला शैवाल यानी एल्गी है। इस वर्ग को प्लांट क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, यानी एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इन दोनों के बीच का कड़ी किसको माना जाता है, लाइकेन को, यानी इनके बीच सहजीविता होती है, यानी कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और शैवाल के अंदर क्लोरोफिल है, तो ये भोजन बना के कवक को देता है। तो इस वर्ग के प्लांट में क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरे होती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं। ये नमी युक्त जगहों पर स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे क्लेमिडोमोनास होता है, स्पाइरोगैरा होगा, ओलोथ्रिक्स होगा, एजोला हो जाएगा, नॉस्टक हो जाएगा, कारा हो जाएगा, अल्वा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कवक, देखिए
इसमें क्लोरोफिल सेकेंड नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये पौधे मृत उपजीवी यानी सेप्रोफाइट तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो पूछा जाए कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की, लेकिन कवक की काइटिन की बनी होती है। जैसे कि इसमें ईस्ट हो गया, खमीर, म्यूकर यानी फफूद, मशरूम, उसके बाद एराइचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी 80% प्रोटीन मिलता है इससे। अगला देखिए किंगडम फंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंगी है। आगे देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे लाइकेन, लाइकेन को सहजीविता माना जाता है। लाइकेन जो कवक और शैवाल के बीच का सहजीव, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगता है। अक्सर करके लाइकेन बैंगनी कलर का होता है। ये फिर एक अम्ल और क्षार का सूचक भी हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन सा क्षार है। यह एक सहजीवी संबंध है जिसमें एल्गी तथा फंगी साथ साथ रहते हैं। एल्गी तथा फंगी सहजीवी संबंध को सामूहिक रूप से लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन से प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार का परीक्षण के लिए लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। लाइकेन वैसे स्थानों पर नहीं पाया जाता है जहां वायु प्रदूषण अधिक होता हो। इसे बायो इंडिकेटर जैव सूचक भी कहते हैं। अगला है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में देखिए इसमें समूह के पौधों में जड़, तना एवं पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। यानी जैसे कि थैलोफाइटा में बिल्कुल नहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा होगा पर वो समझ में नहीं आएगा। यानी वही कहा पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये पौधे जल के साथ स्थल पर भी विकसित होते हैं, यानी जल के साथ स्थल पर भी विकसित होते हैं। जो थैलोफाइटा था वो एकदम बिल्कुल जलीय था, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता उसके बाद ब्रायोफाइटा आया। ब्रायोफाइटा जल से स्थल के तरफ बढ़ने लगा होता है। इसलिए इन्हीं पादप समूह को उभयचर यानी एम्फीबियंस किसे कहते हैं, जो जल और थल में दोनों रहे। इसको जनन करने के लिए जल में जाना आवश्यक था, इसीलिए स्थल पे तो रहता था लेकिन ये जल में भी जाता था। और प्लांट किंगडम कहा जाता है, जैसे मॉस रेक्सिया, उसके बाद यहाँ मार्चेंटिया, लीवरवर्ट, फ्यूनेरिया, ये अटिक, ये सब क्या ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाते हैं। अगला देखिए ब्रायोफाइटा, अगला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बिल्कुल स्थल पे आ गया था। इसमें आप लोग का तना भी मिलेगा, पत्तियां भी मिलेगी, जड़ भी मिलेगा, लेकिन इसमें ना तो बीज मिलेगा क्योंकि इसमें तो क्रिप्टोगामी है, तो क्रिप्टोगामी में बीज नहीं मिलेगा। और जब पुष्प ही नहीं मिलेगा तो फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो बीज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ग पौधे में जड़, तना, पत्तियां विकसित होता है। अगर पूछा जाए कि जड़, तना, पत्तियां बिल्कुल होता ही नहीं है तो थैलोफाइटा में बहुत थोड़ा सा आना शुरू हो गया था, तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में पूर्ण रूप से तना, पत्तियां विकसित हो चुकी थी। जैसे कि यहाँ ये पूछा गया है कि इसे फर्स्ट लैंड प्लांट ऑफ प्लांट ग्रुप यानी सबसे पहले जो धरती पे आया इसे ही माना जाता है। भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह क्या है, तो टेरिडोफाइटा है। ब्रायोफाइटा आया तो था लेकिन वो थोड़ा बहुत आया था, यानी इसीलिए उसे उभयचर कहा गया था। और ये पूरी तरह से स्थल पे आ गया था, जैसे फर्न हो गया, सेलेगिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिनेरोगैमी, उसके बाद अब फिनेरोगैमी आता है। फिनेरोगैमी इसमें तो पुष्प भी होगा, फल भी होगा, तना भी होगा, पत्तियां भी होगी, बीजांड भी होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज या अनावृत बीज, यानी इसमें बीज तो होगा पर ढका हुआ नहीं होगा। और एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट यानी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के अंदर आप लोग का जाता है जैसे गेहूँ हो गया, जितनी अरहरे यानी जितनी दलहनीय फसलें हैं वो डाइकॉट में आ जाएगा, यानी द्विबीजपत्री में आ जाए। जिसका बीज आप फोड़े और वो बीज बिल्कुल बीचों बीच टूट जाए। आम भी द्विबीजपत्री है क्योंकि आम को भी बीच में से फाड़ते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो द्विबीज मोनोकाट में जैसे धान, गन्ना, ये सब आप लोग का मोनोकाट है, जिसकी बीज आप दो नहीं कर सकते हैं तो वो मोनोकाट होता है। तो देखिए फिनेरोगैमी क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है, नग्न बीज या अनावृति। जिम्नोस्पर्म, इस समूह के पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल तथा बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं होता है। बीज किसी भी प्रकार के आवरण में बंद नहीं होता है, जैसे फ्यूअर, स्पोर्स यानी सेडर, पीना, माटा, स्क्विया, यहाँ पे साइकस। तो ये सब एक इसका ट्रिक भी होता है, जालिम सांस को चीड़ दो, यानी जितने भी जालिम यानी साइकस हो गया, यहाँ पे इसमें तो बीज नहीं होगा, और बीज होता भी है तो उस पर ऊपर फल नहीं होता है और नंगी बीज होता है। अगला है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज पाए जाते हैं। बीज फल के अंदर होता है और जैसे आम, जामुन, लीची, धान, गेहूं, मक्का इत्यादि आवृत बीजी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोकाट और एक होता है डाइकाट। मोनोकाट में वैसे बीज जो प्राकृतिक रूप से
दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, वह एक बीजपत्रीय बीज कहलाता है। इसमें पत्तियों को समानांतर विन्यास होता है। आपने धान की पत्तियां देखे ना, इस तरह से होती है इसकी पत्तियां, इस तरह से समानांतर होती हैं। गेहूं की पत्तियां देखे हो, जैसे धान, गेहूं, मक्का, लीची, कटहल, खसू। यहीं पे द्विबीजपत्री वैसे बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भागों में बटा रहता है और द्विबीजपत्री कहलाता है। पत्तियों में रेटिकुलेट विन्यास पाया जाता है। यहाँ पे जैसे कि इसकी पत्तियां इस तरह से होंगी, आपने इसकी पत्तियां इस तरह से देखा होगा। जालिकावत पत्तियां होती है, जैसे आम, जामुन, काजू, मूंगफली इत्यादि। यहाँ पे देखिए पॉट है, फ्लावरिंग पॉट, यानी जो फूल है उसके पॉट देखने वाले हैं। तो बीज में अंकुरण निकलने की क्रिया जर्मिनेशन यानी अंकुरण कहलाती है। बीज में अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो देखिए नमी जरूरी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अंकुरण के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो नमी जरूरी है, तापमान जरूरी है। बीजों में अंकुरण के लिए प्रकाश तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप एक बीज को भिगो दीजिए और बीज को भिगो के आप एक कपड़े में, सूती कपड़े में उसको कहीं छांव में रख दीजिए। जब छांव में रख देंगे तो उसमें से छोटे छोटे अंकुरण निकल आते हैं। तो वहाँ पे उसको ना तो उर्वरक की ज़रूरत होती है, ना तो उसको प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको नमी की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तापमान की आवश्यकता होगी, उसको प्रकाश की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। अंकुरण के उपरांत बीज से दो संरचनाओं का विकास होता है, एक तो परांकुर होता है और एक मूलांकुर होता है। मूलांकुर को जड़ बोलते हैं, परांकुर को तना बोलते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है, देखिए यानी पलम, यहाँ परांकुर यह पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। परांकुर विकसित होकर पत्ती, तना तथा फूल का निर्माण करता है, जिसे सामूहिक रूप से प्रारोह कहते हैं, यानी शूट कहते हैं, रूट से शूट के तरफ। अगला है मूलांकुर रेडिकल, यह पृथ्वी के नीचे की ओर विकसित होता है। रेडिकल विकसित होकर जड़ का निर्माण करता है। पुष्पीय पौधे के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती और फूल। जड़ में देखिए रेडिकल से मुख्य जड़ का विकास होता है, जिसे टेप रूट, मूसला जड़ कहा जाता है। टेप रूट शाखाओं के रूप में विभाजित होता है, जिसे एडवांटेज रूट यानी उपासनिक जड़ कहते हैं। जैसे कि एक मेन जड़ होती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं, और उसके बाद से बाकी सब उसके साइड से निकल जाता है, उसे उपासनिक जड़ कहते हैं। जैसे कि आपने बरगद या पीपल का पेड़ देखे होंगे, एक तो उसकी मूसला जड़ होती है और साइड में ऊपर से ही देखते हैं मोटी मोटी निकल जाती हैं, जिसे हम उपासनिक जड़ी बोलते हैं। छोटे बच्चे उसको पकड़ के झूलते भी हैं। आगे देखिए, एडवांटेज रूट में बाल जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे रूट हेयर मूल रोम कहा जाता है। यहाँ पे रूट हेयर का निर्माण वन सेल से होता है, यह भूमि के अंदर से बढ़ता है, अतः इसे गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रोपिक कहा जाता है। जड़ का कार्य देखिए, यानी फंक्शन क्या है इसका, तो जड़ पौधे को मिट्टी से जकड़े रहता है, जिससे पौधे को ताकत मिलती है। आगे देखिए इसमें और क्या कहा गया है, यहाँ पे जड़ का कार्य क्या है, तो यहाँ पे जड़ का कार्य और होता है कि ये क्या करता है कि यहाँ पे मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। जड़ में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है तथा निगेटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव जियोट्रोपिक, यानी जड़ किधर जाएगी, पृथ्वी के तरफ, तो वहाँ पे जियोट्रोपिज्म होगा, यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा। लेकिन वो उसके अपोजिट जाती है तो निगेटिव, यानी यहाँ पे निगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा, यानी प्रकाश की तरफ नहीं जाके ये किधर जा रही है, पृथ्वी के तरफ जा रही है। तो पृथ्वी के तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, और प्रकाश की ओर नहीं जा रही है तो निगेटिव, तो ये फोटोट्रोपिज्म हो जाता है। यह भोजन संग्रह करने का कार्य करती है। जड़ें मुख्य कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्य करती है। कुछ जड़ें पौधों में बने भोजन को संचित करने का कार्य करता है, जैसे गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, चुकंदर आदि। कुछ जड़ें तना से विकसित होती है, जो वृद्धि करके जमीन को स्पर्श कर देती है। इस प्रकार की जड़ को स्तंभ जड़ यानी प्रूफ रूट कहा जाता है। प्रूफ रूट की मदद से पौधे को ताकत